आज हम लोग देखेंगे गुलाम वंश। गुलाम वंश भी मतलब गुलाम वंश कहा जाता है। जैसे नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वंस किसने किया, ये इम्पोर्टेंट सारे क्वेश्चन। जैसे बिहार बीपीएससी के एग्जाम होते हैं, उसमें पूछा जाता है बिहार स्पेशल से। तो आज चलिए हम गुलाम वंश देखते हैं, जिसका शासनकाल था 1206 से 1290 तक, था ना। तो गुलाम वंश का स्थापना कब होती है? 1206 ईस्वी में होती है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। किसने किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। हाँ, गौरी इसका गुलाम था। गौरी का गुलाम था। वो गौरी का गुलाम कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक गौरी का गुलाम था ना। गौरी का गुलाम था। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक अपना राज्य अभिषेक 24 जून 1206 ईस्वी में, 1206 ईस्वी को किया था। कितना ईस्वी में? 24 जून 1206 ईस्वी को। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना राजधानी कहाँ बनाई थी? लाहौर बनाई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना राजधानी कहाँ बनाई थी? लाहौर बनाई थी। कुतुब मीनार, सॉरी, कुतुब मीनार का नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाली थी। कुतुब मीनार का नींव किसने डाला था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाला था। तो 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। कौन करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक। कहाँ है? जो कि अजमेर में है। 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ पड़ता है? अजमेर में पड़ता है। कुतुबुद्दीन ऐबक लाख बख्श के भी नाम से जाना जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता है। ये बहुत मतलब खतरनाक शासक था, कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नालंदा विश्वविद्यालय का ध्वंस किसने किया था? बख्तियार खिलजी ने किया था। किसने किया? देखिए मेरे दोस्त, ये बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। कई सारे भी एग्जाम में पूछे गए हैं। नालंदा विश्वविद्यालय का ध्वंस किसने किया था? बख्तियार खिलजी ने किया था। किसने किया था? बख्तियार खिलजी ने किया था। बख्तियार खिलजी ने किया था। ऐबक की मृत्यु कब होती है? तो 1210 ईस्वी में होती है। कब होती है? 1210 ईस्वी में। चौगान खेलते समय घोड़ा पर से जो गिर जाता है, उसी समय इसका मृत्यु हो जाती है। तो इसको दफनाया कहाँ जाता है? तो लाहौर में इसको दफनाया जाता है। कहाँ? तो लाहौर में। ऐबक का उत्तराधिकारी कौन बनता है? आराम शाह बनता है। कौन बनता है? आराम शाह बनता है। ऐबक का उत्तराधिकारी आराम शाह बनता है, जो कि 8 महीने तक शासन करता है। कितने महीने तक? 8 महीने तक शासन करता है। आराम शाह की हत्या किसने करता है? इल्तुतमिश ने करता है। कब करता है? तो 1211 ईस्वी में करता है। कब करता है? 1211 ईस्वी में। आराम शाह की हत्या कर इल्तुतमिश ने गद्दी पर बैठ जाता है। कब? 1211 ईस्वी में। इल्तुतमिश तुर्किस्तान और वाली तुर्क था, जो कि ऐबक का गुलाम उसका दामाद था। ऐबक का गुलाम कौन था? उसका दामाद था। ऐबक का मृत्यु के समय बदायूं का गवर्नर था। कहाँ का? बदायूं का गवर्नर था। उसके बाद इल्तुतमिश लाहौर से राजधानी कहाँ स्थापित किया था? दिल्ली किया था। इल्तुतमिश लाहौर से कहाँ, लाहौर के बाद कहाँ राजधानी बनवाया था? दिल्ली में बनवाया था। कहाँ बनवाया था? दिल्ली में। जो कि होज ए सुल्तानी का निर्माण दिल्ली कुना 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 के निकट करवाया था। दिल्ली ए कुहना के निकट करवाया था। उसके बाद इल्तुतमिश पहला शासक था। इल्तुतमिश कौन था? इल्तुतमिश पहला शासक था। हाँ, इसी कारण आज बोर्ड पर नहीं लिख रहे हैं, थोड़ा प्रॉब्लम है। तभी से क्लास लिए हैं और मार्कर मेरा ख़त्म हो चुका है। तो आप लोग सुन करके याद कर लीजिएगा या लिख लीजिएगा। आज के लिए सॉरी। हाँ, चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं हम लोग। इल्तुतमिश पहला शासक था जिसने 1229 ईस्वी में बगदाद के खलीफा से सुल्तान पद की वैधानिक स्वीकृति प्राप्त करती है। इल्तुतमिश की मृत्यु कब होती है? तो 1236 ईस्वी में इल्तुतमिश की मृत्यु हो जाती है। इल्तुतमिश की मृत्यु चंगेज खान से बचने के लिए ख्वारिज्म समतार जलाउद्दीन इल्तुतमिश ने अपने यहाँ शरण नहीं दिया था। चंगेज खान जब उसको मार रहा था, किसको? जलाउद्दीन को जो मार रहा था,
तो इल्तुतमिश ने अपने यहाँ शरण नहीं दिया था, ऐसा मतलब कहा जाता है। चंगेज खान बहुत खतरनाक शासक था। कितना बहुत खतरनाक शासक था। वो किसको मार रहा, जलाउद्दीन को मार रहा था। भागते भागते कहाँ गया, तो इल्तुतमिश के यहाँ गया। तो इल्तुतमिश को बोलता है कि हमको शरण दीजिए, चंगेज खान मार रहा। चंगेज खान बहुत खतरनाक शासक था, इल्तुतमिश को पता था। इल्तुतमिश का जो बीवी थी ना, तो वो बताई कि जलाउद्दीन आया है। तो बोलता कारण क्या है, बोलता चंगेज खान खिंगार रहा है। बोला किसको खिंगार रहा है, तो बोले गलती क्या किया है, तो भागो भागो साला। तो उसको भी भगा दिया, अपने यहाँ शरण नहीं दिया। उसके बाद हम देखते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। इल्तुतमिश के बाद उसका पुत्र रुक उद्दीन फिरोज गद्दी पे बैठा था। कौन रुक उद्दीन फिरोज गद्दी पे बैठा था? एक योग्य शासक था। अलाउद्दीन अलाउद्दीन शासन पर उसकी माँ शाह तुर्कान छाई थी। कौन छाई थी? शाह तुर्कान। कौन छाई थी? शाह तुर्कान छाई थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। शाह तुर्कान ने अवांछित प्रभाव से परेशान होकर तुर्की अमीरों के रुक उद्दीन से हटाकर राजिया को सिंहासन पे बैठा दिया था। किसको? राजिया को। देखिए राजिया के बारे में हम लोग थोड़ा बहुत जानकारी ले लेते हैं। कहा जाता है ऐसे कि राजिया अगर महिला नहीं रहती तो बहुत योग्य शासक था, ऐसा कहा जाता है। तो रजिया ऐसे रजिया युद्ध जब लड़ रही थी, किससे? अल्तुनिया से जब युद्ध लड़ रही थी, तो युद्ध जब ऐसा कहा जाता है युद्ध हारने लगी तो अल्तुनिया को ऑफर दे दिया, क्या हमसे तुम ब्याह करोगे? भरी मैदान में भारी सभा में ऑफर दे दिया। कोई अपना ऑफर ठुकराना चाहता है तो उसको भी अल्तुनिया को लगा क्या ये महिला है, बड़ी योग्य शासक है, हमको कर लेना चाहिए शासक, इस शादी इनसे। तो शादी कर लिया। याकूत जो था, याकूत इसको तलवार और चलाने सिखा रहा था, घोड़ा आरोहण के लिए। याकूत चाह रहा था रजिया से शादी करने के लिए, रजिया से। तब तक में कौन कर लिया? अल्तुनिया कर लिया। याकूत तो वैसे रह गया बेचारा। याकूत वह मेरा पारी तो एवे नहीं किया, हम सपना देख रहे थे, तब तक कर लिया कौन? अल्तुनिया कर लिया। तो आजकल सपना देखने में कौन जीएसटी लगाया? सपना तब तक देखिए, सपने देख रहा था। दूसरे बड़ी मैदान में शादी कर लिया जा करके, किनसे? अल्तुनिया से शादी कर लिया। उसके बाद शादी जब कर ली रजिया सुल्तान, तो जा रही थी अपना ससुराल जा रही थी। तो डाकुओं सबको लगा, केथल में डाकू सबको लगा कि कोई बदमाश आ रहा है। तो उस पे तो रजिया थी, उसको मार दिया। अल्तुनियों को भी रजिया के साथ ही शादी के जैसे शादी करके ससुराल जा रही थी, बेचारी ससुराल भी नहीं पहुंची, आधी रास्ता में उसका मृत्यु हो गया। 1240 ईस्वी में केथल में उसकी मृत्यु हो जाती है। तो सोचिए उसका नसीब ये कैसा था, एक दूसरे को ठुकराया, तो उसको देखिए अब शादी के एक दिन बाद मार दिया। सोचिए किसी को धोखा देने से क्या फायदा मिलता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं हम लोग। जिस रोज रजिया सुल्तान के बारे में पढ़ेंगे उस रोज हम बहुत अच्छा से चर्चा करेंगे। उसके बाद थोड़ा मोड़ा आज उस पर कर देते हैं। उसके बाद आगा देखते हैं। रजिया ने मतलब ऐसा कहा जाता है, रजिया जो निकलती थी टोपी उपी पहन करके निकलती थी। क्या? टोपी उपी लगा करके निकलती थी। और मुकाब तो वैसे नहीं पहनती थी, मुकाब लगाना छोड़ दी जब वो मतलब एक शासक बन गई। तो उसे रजिया रजिया पर्दा प्रथा त्याग कर पुरुष की तरह चोगा एवं कुल्हा पहन करके दरबार में खुलेआम घुला करते थे। जैसे मुस्लिम देखिएगा आप मेकअप पहनते हैं। आजकल देखिएगा मुस्लिम में ज्यादा, आजकल क्या सब दिन से मुस्लिम में ज्यादा पर्दा में रहा जाता था। अलावा जैसे हिंदू सिख ईसाई ये सब के अलावा ज्यादा मुस्लिम जो है ना ज्यादा पर्दा में रहता है। तो रजिया सुल्तान जब शासक बनी थी तो वो अपना मेकअप मुंह पे जो मेकअप लगाती वो सब लगाना छोड़ दिए कि टोपी पहनना स्टार्ट कर दी थी रजिया सुल्तान। उसके बाद देखते हैं दरबार में वैसे खुलेआम घुमा करती थी। वो सोचती थी हम एक शासिका है तो हमको कौन क्या बोलेगा, नहीं बोलेगा, वैसे खुलेआम घूमती थी। उसके बाद
राजिया ने मलिक, देखिए वही जो बोले आपको वही पॉइंट आ गया। राजिया ने मलिक जमाउद्दीन जमालुद्दीन याकूत को अमीर ए खुजरो खुजरो घोड़ा का सरदार इसी को नियुक्त किया था। रजिया घोड़ा के मतलब घोड़ा सिखाने उखाने का काम किसका था? याकूत का था। याकूत का गैर तुर्कियों का समाप्त बनाने बनाने मतलब बनाने के रजिया का प्रयास तुर्क अमीर विरोध हो गए थे। मतलब तुर्कों जो था ना उसका विरोध हो गया था। किसका? रजिया का। बंदी बनाकर दिल्ली के गद्दी पे मोयुद्दीन बहराम शाह को बैठा दिया था। किसको? बहराम शाह को बैठा दिया था। रजिया की शादी अल्तुनिया के साथ होती है। देखिए वही बात आ गया। रजिया की शादी किसके साथ होती है? अल्तुनिया के साथ हो जाती है। उससे शादी किया। उसके बाद रजिया पुनः गद्दी पे बैठने मतलब जब अल्तुनिया से रजिया शादी करती है उसके बाद वो गद्दी पर बैठने के प्रयास करती है तो असफल हो जाती है। उसको गद्दी प्राप्त नहीं होता है। रजिया सुल्तान को किसको? रजिया सुल्तान को गद्दी प्राप्त नहीं होता है। उसके बाद रजिया की हत्या वही बोले थे कहाँ? 13 अक्टूबर 1240 ईस्वी में डाकुओं द्वारा केथल के पास कर दिया था। कहाँ पे? केथल में कर दिया था। वही क्वेश्चन यहाँ पे है। बहराम शाह के बंदी बना करके उसकी हत्या 1242 ईस्वी में कर दिया। कब? 1242 ईस्वी में कर दिया गया था। बहराम शाह के बाद दिल्ली का सुल्तान कौन बना था? अलाउद्दीन मुहम्मद शाह बना था। बहराम शाह के बाद दिल्ली का सुल्तान कौन बना था? अलाउद्दीन मसूद शाह ने बना था 1242 ईस्वी में। कितना ईस्वी में दोस्त? 1242 ईस्वी में। बलवंत ने पर यंत्र के द्वारा 1246 ईस्वी में अलाउद्दीन मसूद शाह को सुल्तान के पद से हटा करके नसरुद्दीन मोहम्मद को सुल्तान बना देता है। किसको बना देता है? नसरुद्दीन मोहम्मद को सुल्तान बना देता है। देखिए नसरुद्दीन मोहम्मद ऐसा सुल्तान था कि जो टोपी सी करके अपना जीवन यापन करता था। ये बहुत गरीब ये था। बहुत गरीब घर से बिलोंग करता था। खाने के लिए भी नहीं था इसको, तो अपना जूता चप्पल सी करके जीवन यापन करता था। कौन? नसरुद्दीन शाह ने करता था। कौन करता था? नसरुद्दीन मोहम्मद ने करता था। बलवंत ने अपनी पुत्री का विवाह किससे कर दिया था? नसरुद्दीन मोहम्मद के साथ कर दिया था। बलवंत अपना पुत्री का विवाह किससे किया था? नसरुद्दीन मोहम्मद के साथ कर दिया गया था। नसरुद्दीन मोहम्मद के साथ कर दिया था। बलवंत का वास्तविक नाम था बहराउद्दीन था। बहराउद्दीन बलवंत का वास्तविक नाम था क्या था? बहराउद्दीन नाम था। वह इल्तुतमिश का गुलाम था। किसका गुलाम था? इल्तुतमिश का गुलाम था। उसके बाद तुर्क ए चिलगामी का विनाश बलवंत ने किया था। किसने किया था? बलवंत ने किया था। तुर्क ए चिलगामी का विनाश किसने किया था? बलवंत ने किया था। बलवंत ने 1266 ईस्वी में 1266 ईस्वी में गयासुद्दीन बलवंत के नाम पे दिल्ली की गद्दी पे बैठा था। यह मंगोल के आक्रमण से दिल्ली की रक्षा करने में सफल रहा था। दिल्ली की रक्षा करने में कौन सफल रहा था? ये गयासुद्दीन बलवंत के नाम से ये दिल्ली पे बैठा था बलवंत। ये दिल्ली मंगोलों पर आक्रमण करने में सफल रहा था। उसको राज दरबार में सिरदा एवं पेवस प्रथा की शुरुआत किसने किया था? बलवंत ने किया था। सिरदा एवं पेवस प्रथा की शुरुआत किसने किया था? बलवंत ने किया था। किसने किया था? बलवंत ने किया था। बलवंत ने फारसी रीति रिवाज का आधारित नवरोज उत्सव का प्रारंभ किया था। मनाना स्टार्ट किया था। प्रारंभ किया था यानी मनाना स्टार्ट किया था। बलवंत ने फारसी रीति रिवाज के आधारित पर नवरोज उत्सव मनाना स्टार्ट किया था। किसने? बलवंत ने किया था। अपने विरोधियों के प्रति बलवंत ने कठोर लौह एवं रक्त की नीति अपनाई थी। लौह एवं रक्त की नीति कौन अपनाई थी? बलवंत ने अपनाई थी। कौन अपनाई थी? बलवंत ने अपनाई थी। नसरुद्दीन मोहम्मद ने बलवंत को उलुग खान की उपाधि दिया था। नसरुद्दीन बलवंत ने किसको उलुग खान का उपाधि दिया था? नसरुद्दीन मोहम्मद ने बलवंत को उलुग खान का उपाधि दिया था। किसको दिया था?
उल्लू खान को उपाधि दिया था। बलवंत के दरबार में फारसी प्रसिद्ध कवि थे, अमीर खुजरो थे। कौन था? अमीर खुजरो था। कौन था? अमीर खुजरो। अब अमीर हसन ही रहते थे। एक मिनट। गुलाम वंश का अंतिम शासक शमसुद्दीन कैमूर से था। शमसुद्दीन कॉमर्स से था। शमसुद्दीन कैमूर से था। यहीं पे मेरी लेक्चर समाप्त होती है। तो उम्मीद करती हूँ आप लोग को समझ में आए होंगे। ये इम्पोर्टेंट है गुलाम वंश। जैसे बिहार स्पेशल के लिए सब क्वेश्चन आते रहता है। बिहार स्पेशल क्या, अन्य स्टेट के लिए भी एग्जाम होता है तो क्वेश्चन आते रहता है। दोबारा सुन लीजिएगा। और ये कई दिन से हम 2-3 रोज से लगातार वीडियो ठीक ठाक नहीं डाल देते, जो कि बिकॉज प्रॉब्लम था मेरे साथ। इस कारण अब लगातार वीडियो जाते रहेंगे। आप लोग देखते जाइए, कंटिन्यू मेरी क्लास लेते रहिएगा। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।